हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 2 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन अलोंग विद विच इंस्टीट्यूशंस। आपसे पूछा जा रहा है, इसरो ने हाल ही में किन संस्थानों के साथ मिलकर पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का संचालन किया है। आपके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ एंड आईएएफ या इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ एंड बीईएल, डीआरडीओ एंड एचएएल या फिर डीआरडीओ एंड बीएआरसी। आपको बताना है कि किन संस्थानों के साथ मिलकर इसरो ने इस मिशन का संचालन किया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स। आप यहां देख सकते हैं, The reusable launch vehicle autonomous landing mission was conducted recently by ISRO in collaboration with the DRDO and IAF. So it involved Indian Air Force Chinook helicopter lifting off a winged body to an altitude of 4.5 km and freeing it to execute an independent landing on a runway. So हाल की बात करें तो इसरो की हालिया उपलब्धि में पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन पुष्पक की सफल लैंडिंग में शामिल हो गई है। इसरो ने 22 मार्च को चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका सफल लैंडिंग कराई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इंद्रा ऐप वाज इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस। तो हाल ही में इंद्रा ऐप काफी चर्चा में रहा था, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the app is developed by the Indian Meteorological Department. Second, it will help to disseminate weather-related information and forecast, empowering optimal and quick decision making. आपको बताना है कि इंदिरा ऐप से संबंधित यहाँ पर क्या चीज, कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो इंद्रा जिसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस ऐप विल हेल्प टू डिसेमिनेट वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्ट, एम्पावरिंग ऑप्टिमल एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। सो इस एप्लीकेशन की बात करें तो इसको डेवलप किया गया है विजैक के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन कोऑर्डिनेशन विद द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मेटेरोलॉजी, इंडियन नेवी। सो इसके साथ ही अगर हम विजैक की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और ये जो विजैक सोसाइटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट 2023 हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट के बारे में। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको जारी किया गया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में अंकटाड कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। So UNCTAD is optimistic about the prospects of global trade for the year 2024 alongside as expected steady world GDP growth rate of about 3%. So brighter economic growth projections with the global economy showing signs of robust health
confidence among nations to engage in cross-border transactions is on the rise. So इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक व्यापार 2024 में फिर से बढ़ेगा, मतलब उसमें इंक्रीज देखा जाएगा, और कुल मिलाकर 2023 में जो वैश्विक व्यापार मूल्य रहा है उसमें 3% की गिरावट देखी गई थी। वहीं अगर हम सेवाओं की बात करें तो उसमें 8% की वृद्धि देखी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसे हम आफ्स्पा कहते हैं। यहाँ पर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उस पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, AFSPA gives unfettered power to the armed forces and the central armed police forces deployed in the disturbed areas to kill anyone acting in contravention of law and arrest and search any premises without a warrant and with the protection from prosecution and legal suits. Second, the law first came into effect in 1958 to deal with the uprising in the Naga. और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अप्सरा से संबंधित यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, The reincarnation of the British era legislation that was enacted to quell the protest during the Quit India movement, the AFSPA was issued by way of 4 ordinances in 1947. So the ordinances were replaced by an act in 1948 and the present law effective in the Northeast was introduced in Parliament in 1958 by the then Home Minister G.B. Pant. So it is known initially as the Armed Forces Special Power Act 1958. And after the states of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland came into being, the act was adopted to apply to these states as well. So AFSPA की बात करें तो ये एक प्रकार का कानून है जिसे अशांत इलाके या जो डिस्टर्ब एरियाज रहते हैं वहां पर लागू किया जाता है, और ये कानून 11 सितंबर 1958 को, मतलब ये एक कानून का रूप धारण किया। इससे पहले ये पूर्वोत्तर के राज्यों में ही लागू किया जाता था, किंतु 90 के दशक में जब आतंकवाद बढ़ा तो इसको जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is participating in the Miss Universe pageant for the first time in history? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। आपके ऑप्शंस हैं सीरिया, लेबनान, बहरीन या फिर सऊदी अरब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो पहली बार जो देश मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है वो है सऊदी अरब। आप यहाँ देख सकते हैं, Saudi Arab is participating in the Miss Universe pageant for the first time in history. So Rumi Al-Qahtani, a Riyadh-born model and content creator, revealed her participation as the kingdom's first ever contestant in the International Beauty pageant. So this marks a significant milestone in empowering Saudi's women and reflects the country's ongoing transformation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको उन पर विचार करना है। कुछ सिचुएशंस हैं ये, जैसे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स एज्ड 75 एंड अबव, सर्विस वोटर्स। और आपको यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू अवेल वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी। तो आपने देखा हाल ही में चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी के लिए सक्षम नामक एक ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि उसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है फर्स्ट और थर्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें जो डिसेबिलिटी है वो 40% होनी चाहिए, एंड सर्विस वोटर्स।
एज की बात करें तो इसमें सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं। So, Election Commission of India has announced the 7-phase poll dates for 2024 Lok Sabha elections. And to make the process inclusive and accessible, the Election Commission of India has, for the first time in the history of the Lok Sabha elections, extended its vote from home facility. और वोट फॉर फ्रॉम होम फैसिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें आपने देखा कि डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 85 या इससे अधिक है, सर्विस वोटर्स, वर्कर्स फ्रॉम इसेंशियल सर्विसेज एंड मीडिया पर्सन्स कवरिंग पोलिंग डे एक्टिविटीज। तो इन लोगों को वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिलेगी। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.